ऑलराइट, अभी अपन बात करेंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पॉइजनस स्नेक्स कौन से स्नेक्स होंगे जिनके अंदर पॉइजन ग्लैंड उपस्थित रहेंगे। ठीक है, पॉइजन ग्रंथियां पाई जाएंगी। इसी के साथ यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा और क्या उपस्थित होगा, बाइटिंग मैकेनिज्म जो होगा वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेगा। राइट, और पॉइजन है क्योंकि ये, तो इनके अंदर हम बोलेंगे फैंग्स जैसी संरचना भी रहेगी, इसलिए हम इन स्नेक्स को क्या कहते हैं, पॉइजनस स्नेक्स नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, पॉइजन की ग्रंथियां हैं, ठीक है, जिनसे पॉइजन जिनके अंदर बनता है, बाइटिंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पॉइजन को ये जहर जो है उसको ये कहाँ किसी ऑर्गेनिज्म पे, किसी जंतु पे यूज कर सकते हैं और किसी को भी किल करने की क्षमता रखते हैं, किसी को भी मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। दूसरी बात, इनमें फैंग्स जैसी संरचना भी होती है और उसी के कारण, उसी संरचना के आधार पर ये वहां से, उस संरचना से क्या करते हैं, पॉइजन को बाहर की तरफ भेजते हैं, फेंकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पॉइजनस स्नेक्स में ये सारी संरचनाएं उपस्थित रहेंगी। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं किसी को कि वो नॉन पॉइजन स्नेक है जिसके अंदर पॉइजन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर ये वाला मैकेनिज्म जो है वो उपस्थित नहीं रहेगा। तो उनमें हमें बाइटिंग मैकेनिज्म या फिर पॉइजन ग्रंथियां देखने को नहीं मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी, माइनस है यहाँ पे, राइट, अनुपस्थित रहेंगी। तो इस आधार पर हम स्नेक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पॉइजनस जिनके अंदर पॉइजन उपस्थित रहता है और दूसरे नॉन पॉइजनस। ठीक है, अब जो नॉर्मल इंसान है, जैसे हम अगर हमारी बात करते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन से स्नेक्स पॉइजन वाले हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, हमें नहीं समझ आता क्योंकि जो साइंटिस्ट लेवल पर हम देखते हैं तो वो लोग स्नेक के ऊपर जो स्केल्स हैं उनके आधार पर पहचान लेते हैं कि इनमें पॉइजन है, ये किसी को मार सकते हैं या नहीं मार सकते। और मोस्ट ऑफ द चीज हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ईयर 20,000 से 25,000 तक की डेथ देखी जाती है हर साल। किसकी वजह से, जस्ट किसकी वजह से, स्नेक्स की वजह से। ठीक है, अब नॉर्मली हमने बोला कि स्नेक्स की वजह से इतनी डेथ होती है, क्योंकि दूसरी चीज ये भी बोली गई कि जरूरी नहीं है ये सारी जो डेथ रिकॉर्ड की गई, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने स्टडी किया बॉडी को, डेड बॉडी को, तो उन्होंने ये बताया कि ये सारी डेथ पॉइजन की वजह से नहीं हुई है, बल्कि डर की वजह से, फियर की वजह से हुई। कि हम उन्होंने देखा स्नेक आ गया, स्नेक ने बाइट कर लिया तो अपने आप वहां पे उनमें डर उत्पन्न हुआ और उस फियर के कारण उनकी डेथ हुई। मोस्ट ऑफ द केस यही ऑब्जर्व किए, क्योंकि हमें नॉर्मली पता नहीं होता कि जिस स्नेक ने हमें काटा है वो पॉइजन वाला है या नॉन पॉइजन वाला है, इसलिए हम वहीं पे डर जाते हैं, फियर होता है, हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिलते हैं और उसके कारण भी डेथ रियली हो जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बाहर की आकृति देखकर स्नेक की पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का स्नेक ये हो सकता है। इसलिए हम बाहर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखकर पहचानेंगे कि स्नेक्स कैसे हैं, पॉइजनस हैं या नॉन पॉइजनस। तो अगर हमें कोई स्नेक काट भी लेगा तो हमें पता है कि ये पॉइजन वाला है या नॉन पॉइजन वाला है और हम उसके अकॉर्डिंगली अपना स्टेप ले सकते हैं आगे कि हमें क्या करना है, राइट। तो ये तो बात हुई हमारी कि पॉइजन और नॉन पॉइजन स्नेक्स कैसे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पॉइजनस स्नेक्स की, तो उनमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाजा नाजा की, तो नाजा नाजा जो है ये हमारा पॉइजनस स्नेक कहलाता है। इसे हम कोबरा, किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाजा बुंगेरिस,
जो होता है ये हमारा पॉइजनस स्नेक की कैटेगरी में। तीसरा बंगेरस, ये भी पॉइजनस स्नेक की कैटेगरी में आएगा। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो वाइपर रसेली, इसे भी हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का पॉइजन वाला स्नेक है। और पांचवी स्पीशीज है बंगेरस की ही सिरुलियस। ठीक है, ये भी पॉइजनस स्नेक में आता है बंगेरस सिरुलियस, और इसे हम कॉमन नेम में क्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है किंग कोबरा। तो ये सारे इनके अंदर सब में क्या उपस्थित होंगे, बाइटिंग मैकेनिज्म उपस्थित होंगे, पॉइजन ग्रंथियां उपस्थित होंगी और फैंग्स जैसी संरचना भी उपस्थित रहेगी। तो ये हमारे पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी है। दूसरी हम बात करेंगे नॉन पॉइजनस स्नेक। तो जस्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं कि हमें नॉर्मली ऐसे भी पता होना चाहिए कि पॉइजन और नॉन पॉइजन स्नेक होते कौन कौन से हैं। राइट, सबसे पहले नॉन पॉइजनस स्नेक्स में हम रखते हैं टिफ्लॉन। ठीक है, टिफ्लॉन को रखते हैं। इसका नॉर्मली अगर हिंदी नेम हम देखें तो इसको अंध स्नेक या अंध सर्प के नाम से भी जाना जाता है, टिफ्लॉन या टिफ्लॉप के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला नाम ज्यादा यूज किया जाता है, टिफ्लॉप्स। दूसरी बात करेंगे हम बोआ की। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर भी एक नॉन पॉइजनस स्नेक है। तीसरी हम बात करेंगे पाइथन की। ठीक है, पाइथन भी जो होता है हमारा नॉन पॉइजनस आता है कैटेगरी में। चौथी हम बात करेंगे एरिक्स की, जिसे हम दुमुही भी कहते हैं। तो एरिक्स जॉनी इसकी स्पीशीज है। ठीक है, और पांचवी एक और आता है नेट्रिक्स करके, ये भी एक तरह से नॉन पॉइजनस स्नेक। तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस के हम 5 एग्जांपल्स हैं, ये हम याद कर सकते हैं। जैसे नाजा नाजा, नाजा बंगेरस, बंगेरस वाइपर रसेली और बंगेरस सिरुलियस, ये सारे पॉइजन में हैं। टिफ्लॉन, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, पाइथन, एरिक्स एंड नेट्रिक्स, ये सारे नॉन पॉइजनस के एग्जांपल्स होते हैं। राइट, दूसरी बात, नॉर्मली जब हम बात करते हैं स्नेक्स की तो हम इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी, हमारे लिए जरूरी है कि हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी देखें। ठीक है, कि ये हमारे नेचर में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। राइट, ठीक है, और नॉर्मली अगर हम बोलते हैं तो स्नेक्स का हमारे नेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ पॉइजनस। स्पीशीज, अभी हमने पढ़ी पॉइजनस स्पीशीज के बारे में, कौन कौन सी थी, नाजा नाजा, दैट इज किंग कोबरा। राइट, इसके अलावा वाइपर, बुंगेरस, क्रेट, नाजा, बुंगेरस, ये सारे क्या हैं, पॉइजनस स्पीशीज हैं स्नेक्स की। ठीक है, इनके अंदर पॉइजन उपस्थित रहता है। और दूसरी बात, अगर ये पॉइजन है स्पीशीज, ये किसी को भी काटती है, ठीक है, किसी को भी काटती है तो उसकी वहीं एट अ टाइम डेथ हो सकती है। चांसेस हैं कि ये डेथ क्रिएट कर रही है, मृत्यु दर को बढ़ाती है ये स्पीशीज। तो दूसरी चीज हम ये भी
बोल सकते हैं यहाँ पर कि इनके कारण कुछ हद तक जो मैन या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पॉपुलेशन में कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ भी रही है तो भी वहां पर कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है, क्योंकि इनके काटने से डेथ ज्यादा हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंस हम देखते हैं एज अ फूड। ठीक है, फूड की तरह, भोज्य पदार्थ की तरह भी ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे हम देखते हैं चाइना या बाहर की जो देश है वहां पर स्नेक्स को खाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि इनका जो फैट होता है, इनके फैट को घी की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी चाइना और आउटर कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली इनका यूज है, हमें सबको पता है। ठीक है, कई बार जब हमारे सोल्जर्स ट्रेनिंग पे जाते हैं तो उन्हें भी बाहर ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो स्नेक्स पे भी अपनी जिंदगी को निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि आसपास फूड, भोज्य पदार्थ अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे उन्हें फूड के लिए इन पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। पर मोस्ट प्रोबेबली एज अ फूड कहाँ यूज किया जाता है? चाइना और आउटर कंट्रीज में। इसका जो फैट होता है उसे घी की तरह यूज किया जाता है। और एज सच भी बोआज जो है, पढ़ा था अभी, स्पीशीज बोआज जो होती है वो नॉन पॉइजनस स्पीशीज है, जिनके अंदर पॉइजन ग्रंथि नहीं है, तो इन स्पीशीज को ज्यादा खाया जाता है, एज अ फूड प्रेफर किया जाता है। राइट, अब आगे अगर हम बात करते हैं थर्ड इसकी, तो इन स्नेक्स को एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है, दवाइयों की तरह भी यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं रेटल स्नेक, ठीक है, इसका नाम सबने बहुत सुना होगा, डिस्कवरी चैनल्स में बहुत आता है रेटल स्नेक। इसकी आकृति, इसकी पूंछ में पीछे की तरफ ऐसी संरचना होती है जिसके आधार पर इसे रेटल स्नेक कहा जाता है। ठीक है, रेटल स्नेक से जो ऑयल निकलता है उस ऑयल को मेडिकल वैल्यू दी गई है, मतलब दवाइयों के लिए यूज किया जाता है। और वो ऑयल एज अ रबिंग, मतलब हम बोलते हैं कि कहीं दर्द हो रहा है तो हम ऑयल ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, ऑयल का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर उस ऑयल को यूज किया जाता है। तो पेन रिलीफ की तरह, दर्द में आराम मिल सके उसकी तरह यहाँ पर इनका यूज। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कोई स्नेक अगर काट जाता है हमें, तो हम इन्हीं स्नेक्स से, इन्हीं स्नेक के पॉइजन से एंटीडोट बनाते हैं। तो उस एंटीडोट या एंटी वेनम सब्सटेंस का निर्माण भी इसी से हो रहा है, और वो एंटी वेनम एक मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, दवाई है एक तरह से, किसी ने काटा स्नेक ने तो उसे हमने फटाफट वहीं पे एंटी वेनम दे दिया, तो एज अ मेडिसिन इस तरह से इसका यूज किया जाता है। फोर्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी की बात है, तो एज अ प्रेडेटर भी ये बहुत एक्टिव होते हैं, परभक्षी की तरह भी ये रहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर वो परभक्षी है तो क्या करेंगे, जो उनकी फूड चेन होती है हमारी, उसको नियंत्रित करके रखेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे। अब फूड चेन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं स्नेक्स, हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, ग्रासहॉपर्स होते हैं, उन सभी को ये आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसके कारण हम स्नेक्स को प्रेफर करेंगे हमारी फील्ड में, कि हम जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वहाँ पर हम उन्हें रखें, और इसके कारण हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है जो हमारा, वो बढ़ सकता है, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए स्नेक्स क्या कर रहे हैं, एक फूड चेन को मेंटेन करके रख रहे हैं, और इनकी संख्या ज़्यादा होने पर इन्हें खा रहे हैं, और हमें भी
राइट। दूसरी चीज, स्नेक्स को खाने वाले भी कुछ होंगे ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम बोलते हैं हॉक है, चील है, बाज है, ये स्नेक्स को खा सकते हैं आसानी से, इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर फूड चेन को नियंत्रित करने के लिए स्नेक्स की जरूरत भी हमें है। फिफ्थ बात करेंगे हम एज अ ट्रेड की। एज अ ट्रेड भी इन्हें यूज किया जाता है, दैट मीन्स इनकी जो स्किन होती है उसको काफी ज्यादा यूज उसका लिया जाता है। किसमें? जो हमारी जूतियां बनती हैं, शूज बनते हैं, कोई लेदर वर्क है, कोई बैग है, तो इस तरह की चीजों को बनाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं शूज, बैग्स, आर्टिफिशियल जो हम डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन में इन सब जगह पर इनका यूज होता है। तो ट्रेड में भी इनका यूज है। तो काफी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई स्नेक्स की। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ किलर है या हमें मार देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इनकी भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमें इन्हें मारना नहीं है। इन्हें ऐसी जगह पर अगर हमें मिल भी जाता है तो ऐसी जगह पर छोड़ देना है जहां से वो अपना नॉर्मल लाइफ को जी सके। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, स्नेक्स आसपास ना आए हमारे, या स्नेक्स हमें बाइट ना करें, हमें हमारे ऊपर अटैक ना करें। तो ऐसे कौन से प्रिवेंशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं? तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से बचाव उपाय हम जो लागू कर सकते हैं हमारे। पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि जो लोग ग्राउंड पे स्लीप करते हैं वो चीज लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, जमीन पे सोना रात, ठीक है, क्योंकि इनका मोस्टली मूवमेंट कहाँ होता है? जमीन पे, ठीक है। तो इसलिए ये आसानी से वहां पर अटैक कर सकते हैं, तो ये चीज हमें बंद करनी चाहिए। दूसरी चीज हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे आसपास, घर के जस्ट आसपास ग्रास या कोई हम बोल सकते हैं सीवेज वेस्ट है या कचरा है, उसको हमें वहां से रिमूव करना चाहिए, हटाना चाहिए, ताकि वहां पर स्नेक्स जो है वो पनप ना सके, उनकी ग्रोथ ना हो सके। क्योंकि घासों के अंदर ये आसानी से छुपकर बैठ सकते हैं, ऐसी जगहों पर छुपकर बैठ सकते हैं और रात को फिर हमारे घर में एंटर कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर घर के आसपास हमें ये सब चीजें क्लीन रखनी चाहिए। तीसरी चीज हम बोल सकते हैं कि हमें जब भी हम एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ घासों में छुपकर बैठे रहते ही हैं, इसलिए हमें वहाँ ऐसी जगह पर जाने समय शूज प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर सॉक्स वियर होने चाहिए और प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, ताकि इजीली उनका जो अटैक करने का सिस्टम है वो ना हो सके। चौथी चीज हम ये बोलेंगे कि जो ग्रासेस हैं उनको रिमूवल रहना ही चाहिए, उससे दूर हमें रहना चाहिए। अगर किसी स्नेक को हम देख लें तो उससे हमें दूर ही हो जाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को बचाव के लिए। ऐसा नहीं कि हमने देखा और हम उस पर मारने जा रहे हैं, हम मारने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस अटैक करेंगे, तो उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें दूर ही रहना है उससे। और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट, कि हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर सपोज स्नेक ने हमें बाइट कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ट्रीटमेंट की तरफ, राइट। तो ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही जहां भी जिस भाग में भी
हाथ पे पैर पे स्नेक ने अटैक किया है, उस भाग पर हम क्या करते हैं, लाइगेशन करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जहां उसने काटा है उसके ऊपर की जगह पर हम कोई कपड़ा, कोई रस्सी, जो भी हमारे आसपास है, उससे हम अपने हैंड को, लेग को बिल्कुल टाइटली बांध देते हैं। तो उस क्रिया को हम बोलते हैं लाइगेशन। ठीक है, ताकि जो पॉइजनस ब्लड है, जो रक्त जो है हमारा पॉइजन उसके अंदर मिक्स हो चुका है, वो हार्ट तक, हमारे हृदय तक ना पहुंच पाए, इसलिए वहां पर लाइगेशन की क्रिया की जाती है, बांधने की क्रिया। और हमेशा ऊपर की तरफ बांधना है, क्योंकि यहाँ से ब्लड फ्लो करके हार्ट तक जाएगा। राइट, नीचे तो ब्लड फ्लो करके हार्ट में तो नहीं एंटर करेगा, इसलिए ऊपर की तरफ बांधना होता है। दूसरी क्रिया होती है इंसिजन की, कि वहां पे हम बोल रहे हैं कि लाइगेशन बांध दिया, उसके बाद जिस जगह पर उसने काटा है वहां हम हल्का सा चीरा लगा सकते हैं, हल्का सा वहां पर कट लगा सकते हैं नाइफ से, चाकू से, ताकि ब्लड जो है वो बाहर बह सके। और ब्लड बाहर बहेगा तो क्या होगा, वहां पर इजीली पॉइजन भी, क्योंकि ब्लड में ही मिक्स है, तो वो भी बाहर बह जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, परिसंचरण तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा पॉइजन, तो वहां पर हम इंसिजन लगा सकते हैं। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो सक्शन वाली चीज है, कि जहां पर भी स्नेक ने काटा है, ठीक है, वहां पर हम चूषक के आधार पर वहां का ब्लड हम बाहर की तरफ सक करें। और इसके लिए सक्शन पंप जैसी संरचना भी एक आती है, एक कप ऊपर उपस्थित होता है और नीचे रबड़ पाइप जैसी संरचना होती है, तो उसको हम प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, काफी ब्लड को खींच लेगा और उसके साथ काफी सारा पॉइजन बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। तो सक्शन एक बहुत अच्छी क्रिया है जिसके द्वारा आसानी से हम पॉइजन को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है, चौथी हम बात करेंगे यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारे पास होता है, उससे हम घाव को, जो हमारे घाव हुआ है उसको ट्रीट कर सकते हैं। इससे ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, हमें काफी रिलीफ मिलेगी। ठीक है, एक तो इससे ट्रीटमेंट हो सकता है, दूसरा गोल्ड क्लोराइड आता है, उससे भी हम ट्रीट करेंगे अगर 5% उसको लेकर, तो भी हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। और लास्ट स्टेप होता है हमारा एंटीवेनम। ठीक है, जहां तक हो सका हमने बोला कि हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया, क्योंकि हमारे पास कोई होप नहीं था कि हम डॉक्टर के पास जा सके, हमारे जस्ट बगल में डॉक्टर। ठीक है, और हमें वेट करना भी नहीं चाहिए इस ऐसी जगह पे कि हम वेट कर रहे डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तब तक तो पूरी बॉडी में हो जाएगा, पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और वहां पे फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जहां तक हो सके हमें कुछ सिंपल स्टेप्स जो हम ले सकते हैं हमारी तरफ से वो ले लेने चाहिए, हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। और लास्ट में एंटीवेनम तो हमें लगवाना ही चाहिए, इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए इसका, ताकि आसानी से अगर हमारी बॉडी में कहीं है भी तो वहां पर एंटीबॉडीज बनकर उस पॉइजन को खत्म कर देंगे। राइट, इसलिए इंजेक्शन लगवाना जरूरी। दूसरी बात हम बोलते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है एंटीवेनम की, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो एंटीवेनम की प्रिपरेशन क्या, इसे कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्शन, इसका उत्पाद कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमने स्नेक से क्या लिया, वेनम लिया। ठीक है, पॉइजन लिया, वेनम हमने स्नेक से कलेक्ट किया। राइट, अब वेनम लेने के बाद इस वेनम को हमने स्मॉल स्मॉल डोजेस में, छोटे छोटे डोजेस में हमने किस में दिया, हॉर्स में। ठीक है, एक साथ नहीं दिया, धीरे धीरे डोजेस के अंदर हमने दिया। और इस क्रिया में बोलते 6 मंथ्स तक लग सकते हैं। ठीक है, 6 महीने तक इस प्रोसेस में लग सकते हैं। तो छोटे छोटे डोजेस दे रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हॉर्स में इस वेनम के प्रति क्या बन रहा है, एंटीवेनम बन रहा है। और एंटीवेनम का मतलब क्या हुआ कि वहां पर एंटीबॉडीज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि बाहर से हमारे अंदर क्या आ रही है, एंटीजन आ रही है, जो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है,
बाहर का पदार्थ है तो एंटीबॉडीज बनाएगा, उन एंटीबॉडीज को हम एंटीवेनम नाम देते हैं। पर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बनती रहती हैं हॉर्स के अंदर बार बार, ठीक है। अब इन्हीं एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं कि हम बाहर कैसे निकालते हैं हम? ब्लड जो होता है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं हॉर्स, ब्लड को हमने हॉर्स से ले लिया और वहां पर क्या करेंगे हम? उस ब्लड को क्लॉट होने देते हैं, उसका थक्का बनने देते हैं। थक्का बनने के बाद जो हमारे पास लास्ट में सीरम बचता है, ठीक है, उस सीरम को हम कलेक्ट करते हैं और वो ही हमारा एंटीवेनम, ठीक है, या जो हमारे पॉइजन के अगेंस्ट वर्क कर सके, उसके अगेंस्ट वर्क करके हमें बचा सके, वो कहलाता है। हमने क्या किया? हॉर्स के अंदर वीनम को डाला, स्नेक के वीनम को डाला, एंटीबॉडीज बनने दी उसके अंदर, वहां से ब्लड को कलेक्ट किया, ब्लड को छोड़ा थोड़ी देर, उसमें थक्का बनने दिया, क्लॉट बनने दिया और बाकी बचा हुआ जो सीरम था उसे हमने कलेक्ट किया और यही सीरम फिर इंजेक्शंस में यूज किया जाता है एंटीवेनम के रूप में। तो इस तरह से एंटीवेनम का निर्माण हम करते हैं और इस एंटीवेनम से हम काफी हद तक बच सकते हैं, ठीक है, बचाव हमें मिल जाता है इसके कारण। नाउ हम बात करते हैं अब नॉर्मली स्नेक्स के क्लासिफिकेशन की, कि स्नेक्स को किस आधार पर हम पॉइजन या नॉन पॉइजन बोल रहे हैं। पहली बात तो इनके जो स्केल्स होते हैं, ठीक है, उनको देखकर हम बोल सकते हैं, इनमें जो शील्ड उपस्थित होती है सर वाले भाग पे, उन्हें देखकर हम बोल सकते हैं पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस। तीसरी बात कि इनके जो स्टमक पार्ट होता है, उदर भाग होता है, वहां पर भी जो स्केल्स या प्लेट्स उपस्थित होती हैं, उनके आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार के स्नेक्स हैं। और इनकी टेल को, इनकी जो पूंछ होती है, उसके आधार पर भी हम बोल सकते हैं कि ये स्नेक्स कैसे होंगे, राइट। तो हम नॉर्मली अगर स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को, तो हम बोलते हैं कि अगर स्नेक्स में फ्लैट टेल है, ठीक है, टेल जो है वो बिल्कुल बाहर से फ्लैट है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सी स्नेक है और पॉइजनस प्रकार का होगा, ठीक है। वही अगर हम बोले कि उनकी टेल लेटरली कंप्रेस न होके सिलेंड्रिकल है, राइट, सिलेंड्रिकल प्रकार की टेल है, तो इस स्नेक को हम पॉइजनस या नॉन पॉइजनस दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। और ये स्नेक्स कहाँ मिलते हैं? हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, ये तो हमें सी में मिलते हैं, वो हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे, दोनों प्रकार की हो सकती है। अब अगर हम आगे जाएं, इन स्नेक्स को ही अगर हम आगे क्लासिफाई करते हैं, तो ये भी हमें तीन आधार पर मिल सकते हैं। पहला आधार हम बोलेंगे अंडर बॉडी स्केल्स के आधार पर, जिन्हें हम बोलेंगे नॉन पॉइजनस प्रकार के हैं। दूसरा हम बोलेंगे वेंट्रल शील्ड के आधार पर, जिन्हें हम बोलेंगे अगेन कि ये नॉन पॉइजनस प्रकार के हैं। तीसरा हम बोलेंगे कि वेंट्रल शील्ड जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, होल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉइजनस भी हो सकते हैं और नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम अगेन फिर दूसरी कैटेगरी में लेकर जाएंगे। अब जब हम इसको दूसरी कैटेगरी में लेकर जाते हैं, तो ये भी तीन भाग में हमें देखने को मिलते हैं। पहले तो हम बोलेंगे जो
होगा उन्हें हम पिट वाइपर बोलेंगे, जिनमें पिट नहीं होगा उन्हें हम पिटलेस वाइपर के नाम से बोलेंगे। तो ये इस प्रकार के स्नेक्स क्या होते हैं, पॉइजनस प्रकार के होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम, स्मॉल से पहले की है लेकिन यहाँ पर पिट उपस्थित रहेगा, जिसे हम लॉरियल पिट के नाम से जानते हैं, तो इसको हम बोलेंगे पिट वाइपर, राइट। और ये पिट वाइपर भी पॉइजनस प्रकार का ही होगा। अब हम यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर लार्ज सिफेलिक स्केल्स होंगे और नॉन लॉरियल पिट यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा, तो इन स्नेक्स को हम पॉइजनस या नॉन पॉइजनस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इन्हें हम वापस से जब डिवाइड करते हैं तो ये वापस से डिवाइड हो जाते हैं 3 भाग में, ठीक है। सबसे पहला भाग हम बोलते हैं कि थर्ड लेबिया भाग में शील्ड उपस्थित रहती है, ठीक है। थर्ड लेबिया भाग में अगर शील्ड उपस्थित है तो इसको हम बोलते हैं कोबरा, जो कि पॉइजनस स्नेक में आता है। दूसरा हम बोलते हैं फोर्थ इंफ्रालेबियल शील्ड अगर उपस्थित रहती है तो इस स्नेक को हम बोलते हैं क्रेट, और ये भी एक प्रकार का पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ हमें अगर हेक्सागोनल शील्ड मिलती है, ठीक है, और ऐसी कोई संरचना हमें नहीं मिलती है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन पॉइजनस स्नेक्स, ठीक है। तो पॉइजनस स्नेक्स की जो जो कैटेगरीज हमें मिलती हैं तो उनके आधार पर हम ये बोल सकते हैं। अब हेक्सागोनल शील्ड्स बोल रहे हैं तो ये किस भाग में उपस्थित रहती हैं, मिड डॉर्सल भाग में ये उपस्थित रहेंगी शील्ड्स, राइट। और है कौन से पोर्शन पर, वेंट्रल पोर्शन पर, अधर भाग की तरफ उपस्थित, राइट। तो इस तरह से ये चार्ट फॉर्म में बन जाता है और इस चार्ट फॉर्म को हम बोल सकते हैं कि इसके आधार पर हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा स्नेक नॉन पॉइजनस कैटेगरी को रखता है, राइट। वेरी सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है।